स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा तेल आमिर का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ए. मिस्र का एक प्राचीन शहर जो अपने पिरामिडों के लिए जाना जाता है। बी. गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। सी. सीरिया में एक ऐतिहासिक स्थल जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। डी. तुर्की में स्थित एक प्रसिद्ध रोमन स्टेडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तेल आमिर। गाजा पट्टी में स्थित तेल आमिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन ईसाई मठ है। हिलारियन द ग्रेट द्वारा स्थापित इसे मिडिल ईस्ट में सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मठवासी या मोनास्टिक समुदायों में से एक माना जाता है। इस स्थल में 5 क्रमिक चर्च, स्नान परिसर और अभ्यारण्य परिसर, ज्यामिति मोजाइक एवं एक विशाल तहखाना सहित व्यापक खंडहर है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह अनुच्छेद 200 में निर्धारित है। 2. यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। 3. यह विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो यह अनिवार्य है। 4. वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल द्वारा विधेयक का आरक्षण। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का संवैधानिक विवेक है। अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों का आरक्षण अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। अतः कथन 3 सही है। वह राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो विधेयक के अधिनियमन में उसकी कोई और भूमिका नहीं होती। अतः कथन 4 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वैधानिक निकाय है जो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए इसके पास निश्चित कार्य शर्तें हैं तथा यह रिपोर्ट के रूप में सरकार को सिफारिशें करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय विधि आयोग यानी LCI यह एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा किया जाता है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए इसके पास निश्चित संदर्भ शर्तें हैं और यह रिपोर्ट के रूप में सरकार की सिफारिशें करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी QSD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. यह 4 देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक रणनीतिक मंच है। बी. इसका प्राथमिक उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। सी. इसकी पहली बैठक 2017 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के दौरान हुई थी। डी. जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड के गठन का विचार रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी QSD यह एक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 देश शामिल हैं अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। इसकी पहली बैठक आसियान में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की बैठक के दौरान हुई थी। वर्ष 2007 में इसके स्थापना के बाद से 4 सदस्य देशों के प्रतिनिधि समय समय पर मिलते रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्ष 2007 में क्वाड के गठन का विचार रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव का एक विस्तृत गर्त है। 2.
यह पूरे वर्ष भूमध्य रेखा के समानांतर रहता है। 3. मानसून के मौसम में इसे मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ यह भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव का एक विस्तृत गर्त है। यह वह जगह है जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, अतः कथन 1 सही है। यह भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर स्थित है, लेकिन सूर्य की स्पष्ट गति के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मानसून के मौसम में इसे मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सौर पैनल एक उपकरण है जो फोटोन नामक ऊर्जा के कणों से बने सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। कथन 2, फोटोन इलेक्ट्रॉनों को उनकी परमाणु कक्षाओं से बाहर निकाल देते हैं, जिससे एक विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशात्मक धारा में खींच लेता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौर पैनल यह एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश फोटोन नामक ऊर्जा के कणों से बना होता है और सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है, अतः कथन 1 सही है। जब फोटॉन सौर पैनल की सतह से टकराते हैं तो वे इलेक्ट्रॉनों को उनकी परमाणु कक्षाओं से बाहर धकेल देते हैं। सौर सेल तब एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशात्मक धारा में खींचता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निधि प्रयास कार्यक्रम के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, बड़े पैमाने पर विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को प्रोटोटाइप और विचार विकसित करने में सहायता करना। सी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में शैक्षणिक अनुसंधान के लिए अनुदान प्रदान करना। डी, ग्रामीण विकास और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निधि प्रयास कार्यक्रम निधि प्रयास युवा और महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना तथा उनमें तेजी लाना का उद्देश्य विशेष रूप से युवा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों को प्रोटोटाइप या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में बदलने में सहायता करना है। यह समर्थन नवप्रवर्तकों को असफलता के भय के बिना अपने विचारों को व्यवहार में आजमाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे एक ऐसे सतह पर पहुंच सकेंगे जहां उनके पास तैयार उत्पाद होगा। यह समर्थन नवप्रवर्तकों को असफलता के भय के बिना अपने विचारों को व्यवहार में आजमाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे एक ऐसे सतह पर पहुंच सकेंगे जहां उनके पास तैयार उत्पाद होगा और वे व्यवसायीकरण के लिए इनक्यूबेटरों से संपर्क करने हेतु तैयार होंगे। यह एक प्री इंक्यूबेशन पहल है जो प्रोटोटाइप और विचारों को विकसित करने में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जाक्सा समिति ने आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसे बाद में पीवीटीजी नाम दिया गया। 2, आंध्र प्रदेश में पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड का स्थान है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजीज का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया, अतः कथन 1 सही नहीं है। ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी 15 हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश 12, बिहार और झारखंड 9, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 7, तमिलनाडु 6 और केरल और गुजरात 5 हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। 2,
यह प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। 3. पहला विश्व पर्यावरण दिवस भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन थीम के साथ मनाया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। यह प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये आदिम फूल वाले समुद्री शैवाल हैं। 2. बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें बोरियल वन के रूप में जाना जाता है। 3. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तमिलनाडु में एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वनों कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने हेतु तमिलनाडु में एक सीवीडी या समुद्री शैवाल पार्क को स्थापित किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की मदद से भारत में सशस्त्र विद्रोह का निर्माण करना। बी. स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। सी. द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अहिंसक विरोध की योजना बनाना। डी. दांडी मार्च का आयोजन करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिम्मरमैन योजना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में जुगांतर या युगांतर पार्टी ने अन्य देशों में समर्थकों और क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए जर्मन हथियारों और गोला बारूद के आयात की व्यवस्था की। जतिन ने अखिल भारतीय विद्रोह की भी योजना बनाई जिसे जर्मन षड्यंत्र या जिम्मरमैन योजना के नाम से जाना जाता है। बंगाल में ये क्रांतिकारी गतिविधियां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की मदद से भारत में सशस्त्र विद्रोह करने के क्रांतिकारियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होती है। ए. अर्थव्यवस्था में अस्थायी मंदी। बी. रोजगार के अवसरों में मौसमी बदलाव। सी. व्यापार चक्र में बदलाव। डी. श्रमिकों के कौशल और नई नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।